वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर ऑन न्यू लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो फाइनली आज आपका एग्जाम हो गया है। मैं आशा करता हूँ सभी लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। जो लोग भी थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे, थोड़ा भी अगर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट उनके पास होगा तो बहुत इजीली उनसे सब्जेक्ट ये निकल जाएगा। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गए हैं उनके लिए तो खैर मुश्किल ही है सब्जेक्ट निकालना। एज इट इज़ मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। काफ़ी बैक आता है इस सब्जेक्ट में, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों मेरी बात को सीरियसली लेते नहीं है। नॉट सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर जो भी पढ़ाते हैं सब लोग यही कहता है कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है। तो बच्चे इस पे ध्यान देते नहीं है, फिर बच्चों को बाद में बैक आता है, फिर बाद में बच्चे बैक क्लियर करते रहते हैं। चलिए, तो इस पर हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खैर सभी लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो आज आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, उसका सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, और क्या कि लोग मिलाना चाह रहे हैं कि हम लोग कितना सही बना के आए हैं, कितना उनका सही है ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, रीज़न ये है कि बच्चे ही क्वेश्चन मुझे काफ़ी लेट से भेजे हैं। तो बस जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आया है और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ गया हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो 20 ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सारा को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और आप एक बार अपना मैच कर लेंगे कितना आपका सही है, और मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएंगे कि कितना आपका सही हो रहा है। और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन पे कॉन्ट्राडिक्शन है तो भी मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। यार मेरे पास यही क्वेश्चन आया बच्चों के थ्रू, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एक बार मैच करते रहेंगे। तो एज इट इज सब्जेक्ट तो आप जान ही रहे हैं, इस पर बहस करना नहीं है हम लोग को ज़्यादा। हमारा सेम थर्ड है, डिप्लोमा एग्जाम 2020 ऑड, 2022 ऑड, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। सब्जेक्ट कोड है 2015303। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। एंड ऑल्सो ऑल्सो तो आप सब जानते हैं क्वेश्चन तो आप सभी लोग के पास होगा ही। चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है, आप देख रहे होंगे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही, उससे आप मैच कर लेंगे। पहला क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल, बोल रहा है द पॉइंट इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच नेक फॉर्मेशन स्टार्ट्स। कह रहा है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जो नेक का जो फॉर्मेशन होता है, जो नेकिंग का जो हमारा फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने बहुत डिटेल में कोशिश किया पढ़ाने का बच्चों को। तो आप जानते हैं कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो नेकिंग जो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, नेक का जो फॉर्मेशन होता है, वो हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद होता है। क्लियर है? आप जानते हैं यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, इन सब पॉइंट के बाद जो मेरा अल्टीमेट पॉइंट होता है, उसके बाद हमारा क्या है, नेकिंग स्टार्ट होता है, और फाइनली हमारा जो है ब्रेकिंग पॉइंट पे जाके वो ब्रेक हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा, द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर, लेसर, इक्वल और नन ऑफ दीज। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है इस टाइप से, ये कोई बॉडी का हमने कोई क्रॉस सेक्शन लिया है, अगर इस पे कुछ इस टाइप से शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बॉडी अपने तरफ से जो है स्ट्रेस को इंड्यूस कर लेता है, ताकि बॉडी के इक्विलिब्रियम को क्या कर सके, मेंटेन किया जा सके। तो यही जो बॉडी अपने तरफ से जो स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। तो ये कैसे इंड्यूस होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जितना शेयर स्ट्रेस बॉडी में लग रहा था तो उतना ही इंड्यूस होगा, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाएगा। तो वही होगा यहाँ पे आंसर की वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होगा हमेशा, इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज इक्वल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस फॉर अ मटेरियल आर सेम, देन पॉइजन्स रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस सेम हो जाए तो फिर पॉइजन्स रेशियो क्या होगा। तो आप सिंपल इक्वेशन जानते हैं, आपका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच का सिंपल सा रिलेशन है जो आप जानते हैं क्या होता है, ई बराबर होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। 2 म्यू यही होता है आपका, सिंपल सा रिलेशन होता है, आप जान रहे होते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन ई इज इक्वल्स टू के, है ना। आप देखिए क्या बोल रहा है, इफ यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज सेम, देन पॉइजन्स रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं, बोल रहा है ई बराबर के है, तो बताइए म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो यार बड़ा ही सिंपल है इसको बनाने का तरीका। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ई बराबर ई अगर हम कर दें, या हम इसको सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ई बराबर जनरलाइज इक्वेशन पहले फिर से लिख देते हैं, 3k 1 माइनस 2 म्यू। इस 1 माइनस 2 म्यू वाले पार्ट को अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा मेरा, ई बाई 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 3k, और 3k के बराबर ई है मेरा, के बराबर मेरा कितना है, ई है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 3 ई लिख सकते हैं।
राइट, बहुत सिंपल है हमारा। ये ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टू म्यू किधर भेजेंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 1/3। सॉल्व करके देख लीजिए, म्यू बराबर आएगा 1/3। कहां पे 1/3? ऑप्शन है ए, दैट इज 1/3, है ना। अब इसको इधर क्रॉस सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका म्यू बराबर 1/3। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 का हो जाएगा ए। नाउ इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि द बल्क मॉडुलस इज एक्सप्रेस्ड इन, जो मेरा बल्क मॉडुलस होता है दैट इज के, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी। तो आप बल्क मॉडुलस का जनरलाइज फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? जनरलाइज फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जानते हैं आप, फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो यूनिटलेस हो जाएगा, और डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा, सिग्मा का यूनिट क्या होगा? या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किलो न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन पर एमएम, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। तो ऑप्शन होगा सी, दैट इज किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रॉड कनेक्टेड टू अ सीलिंग फैन इज अंडर दैट स्ट्रेन। कह रहा है कि एक पंखा, पंखा के साथ जो आपका रॉड लगा होता है उसमें किस टाइप का स्ट्रेन आता है। तो और ऑब्वियस सी बात, उसमें स्ट्रेन कैसा आएगा? टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन तो आएगा नहीं। दूसरा, वो रॉड रोटेट कर नहीं रहा है कि उसके अंदर टॉर्सनल आएगा या शियर क्रिएट होगा, तो उसमें सीधा सा आंसर आएगा जो कि मेरा है टेंसाइल स्ट्रेन। इसके बाद है मेरा ऑप्शन नंबर 6, वो कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू, जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, वो किसके रेस्पेक्ट में हमेशा मिनिमम होता है? तो आप जानते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग जानते हैं इसमें ऑप्शन होगा बी, दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 बोलता है द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज यूज्ड। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो हम लोग यूज करते हैं वो किस केस में यूज करते हैं? बीम के केस में, या हम लोग कॉलम शाफ्ट किसके? जो हम लोग जानते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजुअली हमारा यूज होता है किसके केस में? शाफ्ट के केस में। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, दैट इज शाफ्ट। इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर 8 क्या बोलता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर अबाउट द बेस। क्वेश्चन को देखिए, इसमें इसमें इस क्वेश्चन ये कह सकते हैं गलत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है। कैसे गलत है मैं बता रहा हूं। बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सेमी सर्कल का, रेडियस आर अबाउट बेस। यहां वर्ड यूज किया है बेस के अबाउट, क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है बेस के अबाउट, जो मेरा आई एक्स की अगर हम वैल्यू ले तो वो आता है लगभग 0.394 आर के पावरफुल, लगभग इतना हमारा वैल्यू आता है बेस के अबाउट। और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या आता है हमारा? आई सी जी कितना आता है? वो आता है 0.11 आर के पावर 4। ये 0.11 आर के पावर 4। तो यहाँ पे 0.394 आर के पावर 4 कहीं भी नहीं लिखा है, तो मालूम ये चला कि इसका ऑप्शन होगा ए, 0.11 आर के पावर 4। हम मान के चलेंगे सीजी के अबाउट पूछ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा 0.11 आर के पावर 4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Now I switch to question number 9, and question number 9 says कि statically determinate beams are, इन ऑप्शंस में से जो मेरा स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है वो क्या है? डिटर्मिनेट बीम किसको कहते हैं? डिटर्मिनेट बीम कहते हैं वैसे बीम को जो हमारा बीम का इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑप्शन में क्या क्या? सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यह तो बहुत आसान था, ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Now switch to question number 10. Question number 10 क्या कह रहा है कि if a cantilever beam is subjected to a point load P at the free end, कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम इस टाइप से है जिसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P अमाउंट का, सब्जेक्ट एट द फ्री एंड, देन शियर फोर्स एट द फ्री एंड विल बी। तो मेरा कह रहा है कि फ्री एंड पे फिर मेरा शियर फोर्स क्या होगा? तो आप जानते हैं शियर फोर्स वही P के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसमें डी, दैट इज P। शियर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? फ्री एंड पे, क्योंकि कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, फ्री एंड पे ही शियर फोर्स चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P हो जाएगी। ठीक है। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या आपको होता है कि फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विथ अ पॉइंट लोड और अ यूडीएल एवरी सेक्शन ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू। कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे पॉइंट लोड और यूडीएल लग रहा है, तो जो ओवरऑल सेक्शन है बीम का, इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड शियर। दोनों ऑब्वियस है, दोनों ही लगेगा हमारा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 12 है हमारा कि इफ अ पॉइंट लोड W इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L। कह रहा है कि एक पॉइंट लोड है W जो अप्लाई हो रहा है किसी कैंटिलीवर बीम पे, जिस कैंटिलीवर बीम का लेंथ क्या है? L है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिर क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे एक लोड W लग रहा है, लेंथ उसका L है। पढ़ लेते हैं फिर से क्वेश्चन को। इफ ए पॉइंट लोड W is applied at the free end of a cantilever of length L, then maximum bending moment कहाँ होगा? तो maximum bending moment हमारा कहाँ होगा? फिक्स एंड पे होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? W इंटू L होगी। तो ऑप्शन में देखिए W इंटू L है कहाँ पे? ये रहा B, W इंटू L है।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है, बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक का है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन, किसी भी बीम का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने कई बार आपको बताया है, वो डिपेंड करता है सेक्शन मॉडुलस के ऊपर। जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग सेक्शन मॉडुलस है उतना अच्छा मेरा बीम रहेगा। और सेक्शन मॉडुलस इंडिकेट क्या करता है, किसी भी बीम का स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है, मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम इज इंक्रीज्ड देन बेंडिंग स्ट्रेस विल बी। सेक्शन मॉडुलस को अगर हम बढ़ाएंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसका हम लोग जनरल इक्वेशन भी पढ़े हैं। फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या बोलता है, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, और हम जानते हैं m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा आई बाई वाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू m बाई जेड। तो जैसे जो सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा वैसे आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है कि जैसे सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस मेरा क्या होगा, घटेगा। यहाँ से प्रूफ करके देख लीजिए, m बाई आई इज इक्वल सिग्मा बाई वाई हो जाएगा, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i बाई वाई, और i बाई वाई क्या होता है हमारा, z होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। तो z तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेंडिंग स्ट्रेस, सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा घटेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, इफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम इंक्रीज बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डिक्रीज। तो ऑप्शन होगा ए, 14 का होगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। कितना आसान क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस टू मीन शियर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, 1.5। ये रहा ऑप्शन 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन अ टी सेक्शन, किसी भी टी सेक्शन में, ये अगर मेरा कोई अगर ये कोई मेरा टी सेक्शन है इस टाइप से, तो कह रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आता है वो कहाँ पे आता है। तो आप जानते हैं किसी भी टी सेक्शन का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, वो बेसिकली होता है उसके मतलब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दैट इज वेब के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से क्रॉस कर रहा होगा, ऑब्वियस वेब के अबाउट क्रॉस कर रहा होगा। और इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ इसी टाइप से, समहाउ आप इसी टाइप से बनाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन में क्या किया दिया, टॉप पे तो जीरो होगा, बॉटम पे भी जीरो होगा, जंक्शन पे होगा नहीं, तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा डी। ऐसे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस रहता तो ज्यादा सही रहता। तो न्यूट्रल एक्सिस क्योंकि मेरा वेब से क्रॉस कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि मेरा वेब के अबाउट होगा। क्लियर है। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज के फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, कोई बीम है जिसके ऊपर प्योर बेंडिंग का कंडीशन है, तो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। आप जानते हैं जहां बेंडिंग, किसी भी बीम पे जब प्योर बेंडिंग होता है तो शियर फोर्स क्या होता है उस पे, जीरो। जब शियर फोर्स जीरो, शियर स्ट्रेस आएगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें सी, दैट इज जीरो। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ लॉन्ग कॉलम, किसी भी लॉन्ग कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो हमेशा 120 से ज्यादा लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, दैट इज मोर देन 120। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं सभी लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज के द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स, कह रहा है कि आपको रेशियो बताइए इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ का वैसे कॉलम के लिए जिस कॉलम का बोथ एंड फिक्स होता है। तो आप सिंपल जानते हैं इस कंडीशन में ये जो मेरा इफेक्टिव लेंथ होता है एल ई बराबर वो क्या होता है, एल अपॉन 2 होता है सिंपली हमारा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, एल ई अपॉन एल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, दैट इज 1/2। ये आपने पढ़ा है कि अगर कोई कॉलम है जिसका बोथ एंड अगर फिक्स हो तो इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ एक्चुअल लेंथ। तो हाफ ऑफ एक्चुअल एल ई बराबर L/2, एल ई को इधर भेज देंगे तो एल ई अपॉन एक्चुअल लेंथ का क्या रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, बोथ एंड फिक्स के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ चिमनी ऑफ हाइट 25 मीटर, एक चिमनी है इस टाइप से, अगर मान के चलिए एक चिमनी है हमारे पास, इसका अगर हमारे पास कह रहा है क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट मेरे पास कितना है, 25 मीटर है। तो अगर किसी, तो इस चिमनी को अगर आप देखेंगे तो इसका कैसा दिख रहा है, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री है। तो याद रखेंगे इस केस में जो मेरा इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा, जो एक्चुअल लेंथ है उसका डबल हो जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ कितना है 25, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 25 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो ऑप्शन में देखिए 50 मीटर है, बी में देखिए ऑप्शन है 50 मीटर। तो ये था बच्चों ओवरऑल 20 का 20 ऑब्जेक्टिव। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों ने मैच कर लिया होगा और एक मुझे कमेंट में जरूर करके लिख के बताएंगे कितना आपका सही हुआ। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्राडिक्शन है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है ये चीज। तो आई होप सो कि आपने अच्छा किया होगा एग्जाम में। सब्जेक्टिव तो इसका बहुत ही ज्यादा आसान है, इट इज अनएक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया सब्जेक्टिव में इतना थ्योरी पूछेगा।
Define what do you mean by stress and strain, relation between Young's modulus, modulus of rigidity, moment of inertia, radius of gyration, point of contraflexure, maximum bending moment diagram, assumption, limitation। इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आएगा। इस इतने इजी क्वेश्चन के बाद भी अगर किसी को बैक आ रहा है तो यार मैं यही कहूंगा कि फिर तुम पढ़ना छोड़ दो, एकदम पढ़ना छोड़ दो बाबू। अगर जो थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ा होगा, नोट्स भी कम से कम पढ़ा देखा होगा, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, जिससे भी आपने पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे टीचर ने इतना तो जरूर आपको पढ़ाया होगा। बेसिक है, इतना पढ़ाया ही होगा सारे टीचर ने। इसके बाद भी अगर आपको सब्जेक्ट में फेल है, अगर आप बैक कर पा रहे हैं, तो मतलब समझिए कि फिर आपको पढ़ना बेकार है आपके लिए, क्योंकि इतना इतना आसान क्वेश्चन, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अजम्पशंस क्या होता है, बेसिक है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा ये चीज। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग का पेपर अच्छा गया होगा। इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल है, सिंपल सिंपल ही न्यूमेरिकल है कि आपको सिंपल बताना है वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड, तो बहुत सिंपल सिंपल। मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे पूरा डिस्कस करूं, कि ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैंने इससे सोचा कि आपको बता दूं। तो सब्जेक्टिव इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी बहुत आसान है। जिस बच्चे ने थोड़ा भी सीरियसली देखा होगा, मैं बार बार कहता हूं, इजिली बना देगा वो। और नहीं तो फिर जो नहीं पढ़ रहे हो तो कभी नहीं पढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी आगे आपका एग्जाम है उसमें अच्छे से पढ़िए, तैयारी अच्छे से कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में करेंगे। तो अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि बच्चे अपना आंसर मैच कर सके और वो एक सेटिस्फाइड हो जाए कि उनका कितना फाइनली मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।